नमस्कार दोस्तों, 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो हमने फ्री में क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, आज हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। हम इन लेक्चर सीरीज़ में केमिस्ट्री के उन सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर करेंगे जिस पे बीपीएससी का फोकस रहता है और एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं और जो आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए चाहिए वो हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम नॉर्मल लेक्चर स्टार्ट करें, हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री का बीपीएससी में कितना रोल है, केमिस्ट्री में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस लेक्चर सीरीज़ में किस तरह से जो एरियाज़, डिफरेंट एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उन एरियाज़ को किस तरह से हम ख़त्म करेंगे, हमारा तरीका क्या रहेगा ख़त्म करने का। उसके बाद हम आज के टॉपिक में जाएंगे जो हमारा पहला टॉपिक होगा। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि बीपीएससी में जनरल साइंस जो है करीब 30 से 35 नंबर का सवाल आता है। इस 30 से 35 नंबर के सवाल में अगर केमिस्ट्री को हम देखें तो केमिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं वो श्योर शॉट आते हैं। तो इस 6 से 7 क्वेश्चन में ये कभी कभी बढ़ के 10 भी हो जाता है। तो इन 10 क्वेश्चन को अगर आपको टैकल करना है तो इतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता है कि आप नहीं कर सके। इन 10 में से आप मान के चलिए 3 जो है एकदम ईजी कैटेगरी का होता है और बाकी के जो 7 क्वेश्चन हैं इसमें मॉडरेट प्लस टफ कैटेगरी भी आते हैं। अभी तक का क्या पैटर्न रहा था 68th प्रीलिम्स से पहले तक? अगर 68th प्रीलिम्स से पहले तक अगर आप देखें तो क्वेश्चंस काफ़ी फैक्चुअल नेचर के रहते थे, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना रहता नहीं था। जो फैक्ट्स हैं, अगर आपको फैक्ट्स पता हैं तो आप सही करके आएंगे। 68th प्रीलिम्स में क्या हुआ है कि इन्होंने एनसीईआरटी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है और उन फैक्ट्स को उठाया है, उन टॉपिक्स को उठाया है जो एनसीईआरटी में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। जैसे एक्टिविटी वाला पॉइंट है, कोई टेबल के पॉइंट से उठा लिया। तो उन सब चीज़ों को कैटर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट कि आपको एनसीईआरटी पढ़ा होना चाहिए। इस लेक्चर सीरीज़ को करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि ना ही सिर्फ आप फैक्ट्स और जो इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम्स हैं उनको देखेंगे, बल्कि हम एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट फैसेट्स को भी देखेंगे। एनसीईआरटी जिस पे फोकस कर रहा है हम उस पे फोकस करेंगे। उन चीज़ों को एटलीस्ट एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, सो दैट इस वीडियो को अगर आप एग्जाम से पहले 2-3-4 बार अगर देख लें तो एटलीस्ट आपका केमिस्ट्री का वो वाला जो पोर्शन है कंप्लीट, वो आपके माइंड में रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से सब्जेक्ट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, हम लोग का प्रोसेस क्या होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम पहले किसी भी टॉपिक को, जो हमने टॉपिक जॉट डाउन किया है, वो हम देखेंगे हमने कौन कौन से एरियाज़ में टॉपिक जो है जॉट डाउन किया है। वो पहले हम एरिया आइडेंटिफाई करेंगे। उस एरिया से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम एनालाइज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सपोज मेटल एंड नॉन मेटल है तो मेटल एंड नॉन मेटल में से कौन सा एरिया बीपीएससी ज़्यादा टच करता है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां से हर बार क्वेश्चन पूछता है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां से कभी कभी पूछता है। अब जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करें तो उसमें क्या है, डिस्कवरीज वाला पार्ट है, उसमें क्या है, कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट भी पूछता है। तो हम एनालाइज करेंगे पीवाईक्यू के थ्रू कि इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। फिर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंपॉर्टेंट एरियाज का सिलेक्शन करेंगे। इंपॉर्टेंट एरियाज या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं बीपीएससी रिलेटेड, उनका सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही हम इन टॉपिक्स का सिलेक्शन कर लिए, उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड, इन एरियाज और टॉपिक से रिलेटेड हम फैक्ट्स और कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये जो फैक्ट्स और कंसेप्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, ये कंप्लीटली होगा एनसीईआरटी बेस्ड। अब चूंकि हमारी जो नॉर्मल क्लासेस भी चलती हैं वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही रहती हैं, लेकिन हम उतना डिटेल नहीं बता पाएंगे इसमें। हम इसमें बस एक ओवरव्यू लेंगे, बर्ड्स आई व्यू लेंगे, एक सरसरी निगाह से देखते हुए हर एक टॉपिक को टच करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। आपका यह काम रहेगा कि जो भी टॉपिक टच किया हुआ है एटलीस्ट उसके डिटेल्ड नोट्स अगर आपके पास हैं उसको जरूर पढ़िए। उसके बाद जैसे ही हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हम उसको डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि आपको जो पढ़ाया गया है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें कितनी फ्लुएंसी है। आगे बढ़ते हुए हमने जो है केमिस्ट्री को कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में डिवाइड किया है, डिसिकेट किया है। आप अगर देखेंगे तो पहला हमने डिसाइड किया है इसको कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिर मिक्सचर एंड सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। उसके बाद एसिड, बेस एंड सॉल्ट पे जाएंगे। फिर मेटल एंड नॉन मेटल एंड एलॉयज पे जाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और मिसलेनियस इनफैक्ट। इन दोनों को हो सकता है एक सिंगल लेक्चर में क्लब कर दिया जाए, लेकिन ये 5 लेक्चर जो है ये सेपरेट लेक्चर्स आएंगे और 6th और 7th के लेंथ पे डिपेंड करेगा कि अगर लेंथ छोटा हुआ 7th का तो 6 के साथ ही क्लब कर दिया जाएगा। मोस्टली हमारे 6 या 7 लेक्चर्स आएंगे केमिस्ट्री में। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने केमिस्ट्री के जो मेजर एरियाज़ हैं जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है।
अब हम एक एक टॉपिक वाइज चलेंगे, एक लेक्चर में एक टॉपिक कंप्लीट हम कवर करेंगे। और किस तरह से कवर करेंगे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि हम PYQ एनालाइज करेंगे, कुछ टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, उन एरियाज़ और उन टॉपिक्स से रिलेटेड फैक्ट्स और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम PYQ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद क्लोज हो जाएगा चैप्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। और इसमें हम थोड़ा सा केमिस्ट्री के बेसिक को पढ़ के हुए आगे बढ़ेंगे और अपना एक बेस सेट करेंगे केमिस्ट्री के लिए, जो कि अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा इससे करना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो केमिस्ट्री रिलेटेड फैक्ट्स है वही नहीं, जो केमिस्ट्री के हिस्टोरिकल फैक्ट्स है जो कि कहीं ना कहीं मेंशन्ड है और आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है उसकी, तो वो भी हम इसमें बात करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करें तो आप देखिए, जो 67th री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। तो ये सवाल कहाँ से पूछा? ये सवाल इन्होंने न्यूक्लियस से पूछा, न्यूक्लियस से पूछा। और बस ये पूछा कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियस के, उससे अंदर नहीं जा रहे हैं ये, राइट। अभी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड हैव नेग्लिजिबल मास। ये मिला जुला के ये भी अगर आप देखें तो ज़्यादा टफ नहीं है और ये भी बेसिक्स में आता है। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के थोड़े से बेसिक्स पढ़े हैं, जो 3-4 फंडा है उसका, वो अगर आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चन आराम से आप हैंडल कर सकते हैं। फिर देखिए, बिहार जुडिशियल सर्विस में क्वेश्चन आया था कि एटॉमिक न्यूक्लियस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को हमने अपने डिटेल लेक्चर में, रेजोनेंस में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था और वो एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट कराया था और वो कंडक्ट कराने के पीछे की सोच क्या थी, उसके बाद क्या निकल के आया उससे, वो भी हम देखेंगे। और ये सवाल जो है वहीं से बन जाता है। फिर अगला देखिए कि आइसोटोप के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको पता रहेगा कि आइसोटोप क्या होता है, उसमें मास नंबर या एटॉमिक नंबर क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है, तो आप इसको आराम से कैटर कर सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है देखिए, मास नंबर के बारे में पूछा, फिर मास नंबर के बारे में पूछा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है। अभी तक जो है कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है। ये जो कंसेप्चुअल सवाल था, बस एक यहाँ ये मुझे थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल लगा, और बाकी तो और कहीं कुछ कंसेप्चुअल नहीं है। वो एक सिंगल फैक्ट है, उस फैक्ट से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस बनते हैं उनको उन्होंने क्वेश्चन का रूप दे दिया है। अब अगला हम 9th देखते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड, ये भी सेम क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, ये भी सेम क्वेश्चन। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यहाँ देखिए उन्होंने एक एलिमेंट कंसिडर किया। इस क्वेश्चन में एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें उन्होंने एक एलिमेंट को कंसिडर करके बात की है। विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज, ये भी ट्रिवियल क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स आर बेस्ड ऑन मेथड प्रोपोज्ड बाय, ये भी काफ़ी ट्रिवियल सवाल है और ये थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड सवाल है। हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु, देखिए ये भी हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, जो केमिस्ट्री के हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो मिला जुला के देखिए, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछता है, अगर एक क्वेश्चन ये पूछा या 2 क्वेश्चन पूछा तो आपको इसमें से 100% सही करके आना है। इसमें से गलत करने की गुंजाइश नहीं बनती है। और इसमें अगर आपने अच्छे से, थोड़े से भी अच्छे से पढ़ा है तो इसमें क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इसी को सोचते हुए हमने अब क्या किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के बाद हमने देखा कि अदर क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कवरीज से आ रही हैं, कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, न्यूक्लियॉन्स को डिस्कवर किसने किया, प्रोटॉन को किसने बताया। या फिर क्वेश्चन जो है आइसोटोप आइसोबार से रिलेटेड है। आइसोबार से नहीं पूछा, आइसोटोप से पूछा है कि आइसोटोप में क्या होता है। तो आइसोटोप की डेफिनेशन भी अगर पता है तो वो क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो इतना कुछ डीप में नहीं है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर जो कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट में ये सिंपल है कि किसी एटम के अंदर जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी बारे में, इनकी संख्या के साथ साथ जो एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है, इससे रिलेट करके इन्होंने कैलकुलेशन किया। वो हम आगे देखेंगे इसको किस तरह से टेकल करना है। अब हम आते हैं अपने मेन कंटेंट पे। हमारा जो मेन कंटेंट है वो हम इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। किस तरह से केमिस्ट्री का जन्म हुआ, केमिस्ट्री में कौन कौन से जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, इंडिया, यूरोप, कैसे कैसे चल रहा है, थोड़ा सा हम एक सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एटम का, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने कैलकुलेशन पार्ट पे। तो दोस्तों, केमिस्ट्री में जब हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं और इंडियन फिलोसोफर्स को याद ना किया जाए तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। ये हमारे महर्षि कनाद, इससे पहले कि यूरोपियंस और बाकी वर्ल्ड में जो भी साइंटिस्ट्स हैं वो एटम्स के प्रेजेंस का और एटम्स के डिस्कवरी का क्लेम ले पाएँ, हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद ने परमाणु के बारे में तभी चर्चा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, कोई एक मैटर है, इसको हम छोटे भाग में तोड़ दें, 2 भाग में तोड़ दें, फिर इसको हम तोड़ें तो ये 2 भाग
4 भाग में टूट गया, ठीक है। तो ये मैटर जो है ये 4 भाग में टूट गया। तो इस तरह से जैसे हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा मैटर आएगा सामने, एक ऐसा कंपोनेंट आएगा, एक ऐसा सब्सटेंस सामने आएगा बनके, जिससे ज़्यादा डिवीज़न जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। और ये जो पार्टिकल है इसी को हम बोलते हैं परमाणु। तो परमाणु की चर्चा, परमाणु का पहला नाम, परमाणु के बारे में पहली बार किसने बताया? महर्षि कणाद ने बताया। महर्षि कणाद की जो बातें थी, महर्षि कणाद का जो कंसेप्ट था, उसको एक और जो इंडियन फिलोसोफर थे पाकुड़े कात्याम ने भी महर्षि कणाद के इसी कंसेप्ट को सपोर्ट किया और कहा कि यही एटम्स हैं, यही परमाणु है, एटम तो नहीं था उसमें, पर यही परमाणु है जो आपस में मिलके डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। वो एक दूसरे से मिलके अलग अलग चीज़ें बनाते हैं और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो महर्षि कणाद की बातों को पाकुड़े कात्याम ने भी सपोर्ट किया था। उसके बाद अब जब चर्चा हो रही है तो यूरोप की चर्चा करते हैं। यूरोप में 2 लोग थे जो बहुत बड़े केमिस्ट कहलाते थे उस समय, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन दोनों ने भी कुछ कुछ बातें कही एटम्स को लेके, कुछ कुछ बातें कही जो मैटर के सब्सटेंसेस हैं उनको लेके। लेकिन अंत में डेमोक्रिटस ने जो बात कही वो सेम बात कही जो कणाद ऑलरेडी कह चुके थे। उससे आगे बढ़ते हुए अगर हम देखेंगे तो केमिस्ट्री की दुनिया में, मॉडर्न केमिस्ट्री की दुनिया में जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है वो है एंटोनी एल लेवोजियर। एंटोनी एल लेवोजियर, ये हैं एंटोनी एल लेवोजियर। एंटोनी एल लेवोजियर को केमिकल साइंस का या मॉडर्न केमिकल साइंस का फाउंडेशन रखने का, नींव रखने का जन्मदाता माना जाता है, इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी माना जाता है। ये आपका एक बार पूछ चुका है। तो इस तरह से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमने कणाद को देखा, कणाद के जो इंडियन फिलोसोफर सपोर्ट कर रहे थे उनको देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से डेमोक्रिटस ने कणाद की बातों को ही एक दूसरे फॉर्म में यूरोप में बताया। तो जब लेवोजियर आ जाते हैं लाइन में, लेवोजियर भी यही कोशिश करते हैं कि जो बातें चल रही हैं उसको और थोड़ा तार्किक किया जाए, उसको और थोड़ा सपोर्ट किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने 2 लॉज दिए, केमिकल कम्बिनेशंस के 2 लॉ उन्होंने बताए। एक लॉ बताया उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा उन्होंने बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और एक लॉ उन्होंने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लेवोजियर जो थे, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए। पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखें, इसी में खत्म करते हैं। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखें तो इन्होंने कहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ना तो कोई नया मास क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, वो क्या है, फॉर्म्स चेंज करेगा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाएगा। तो ओवरऑल मास जो है वो कंजर्व रहेगा, वही उनका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। वही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो उसमें लेवोजियर ने कहा था कि कोई भी कंपाउंड हो, कहीं से लाओ कहीं से बनवाओ, उसका प्रोपोर्शन जो है वो सेम रहेगा। कहने का मतलब अगर पानी को आप लेते हैं, पानी क्या है, कंपाउंड है, किस 2 एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। कितने एलिमेंट्स ऑफ, अगर देखें H2O है, इसमें 2 एटम जो है हाइड्रोजन के हैं, एक एटम जो है ऑक्सीजन का है। अगर इस तरीके से कंपाउंड बना है तो अगर हम लैब का पानी लेते हैं, किसी केमिस्ट्री लैब का पानी लेते हैं, किसी समंदर का पानी लेते हैं, किसी नदी का पानी लेते हैं, चाहे आपके घर के केंट RO का पानी लें या सिंटेक्स का पानी लें, सब के पानी का जो प्रोपोर्शन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 2:1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। यही चीज़ लेवोजियर ने अपनी बात में, अपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी कहा था। जब लेवोजियर 2 लॉज देते हैं तो धीरे धीरे क्या है, केमिस्ट्री में लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा था। तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जाग रहा था तो लेवोजियर को सपोर्ट करने के लिए फिर आते हैं हमारे जॉन डाल्टन साहब। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ये है हमारे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी कब दी थी? 1808 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। और आप जानते हैं कि साइंस जो चलता है वो प्रोसेस से चलता है। एक हाइपोथेसिस बनता है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर उस पर सपोर्टिव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर अलग अलग तरह के साइंटिस्ट जो है उस हाइपोथेसिस पे चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अगर फाइनल जो चीज़ निकल के आती है अगर वो सपोर्टिव होती है तो वो हाइपोथेसिस जाके थ्योरी बनती है। तो इस तरह से लेवोजियर ने जो 2 थ्योरीज दी, जो 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दी, उसको डाल्टन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसको एक्सप्लेन करने के डाल्टन ने अपना एक एटॉमिक थ्योरी दिया, अपना एक एटॉमिक
थ्योरी दिया। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी कब दिया? डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया 1808 में। आप चाहें तो इनके एटॉमिक थ्योरी को काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटी हम समझ लेते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मिक्सचर हो, दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मिक्सचर हो, ये बना है किस चीज़ से? ये बना है एटम से। ये बना है 2 एटम्स के मिलने से, ये बना है 4 एटम्स के मिलने से। ये एटम्स का जो केमिकल रिएक्शन होता है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स अगर आपस में मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो उससे जो है एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर बनता है। तो इस तरह से उन्होंने एटम को जो है और ज़्यादा केमिस्ट्री की दुनिया में, साइंटिफिक वर्ल्ड में और ज़्यादा लेजिटिमेट करने की कोशिश की थी जॉन डाल्टन ने। तो इस तरह से चला आ रहा था कि लेवोजियर को सपोर्ट किया जॉन डाल्टन ने। अब हम जो एटम की चर्चा हो रही है, जिस एटम की बात लोग कर रहे हैं, हम क्यों ना उस एटम के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ें। तो आप जानते हैं कोई भी घर बनता है तो घर में आप देखते हैं दीवार होती है, दीवार में ईंट लगी होती है। तो ईंट क्या होता है? ईंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी घर का। उसी तरह से कोई भी सब्सटेंस है, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो, वो क्या है? किसी एक बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ होगा, और वो जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसी को हम एटम बोलते हैं। ये एटम ऐसी चीज़ है जिसको ना हम इमेजिन कर सकते हैं, ना ही हम कंपेयर कर सकते हैं। एकदम छोटा है, एकदम स्मॉल है। तो भाई अगर इतना छोटा है, इतना स्मॉल है एटम, तो ये ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसको पढ़ना पड़े? तो हिंदी में आप कहावत जानते होंगे कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि छोटी सी छोटी चीज़ भी है, लेकिन अगर हमारे डेली लाइफ को, अगर हमारे हर क्रियाकलाप में उसका इंटरफेरेंस होता है, उसका यूज होता है, तो ये जरूरी है उसको समझना। क्योंकि जब तक हम उसके कैरेक्टर को नहीं समझेंगे, जब तक हम उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं समझेंगे, हम अपने वर्क को, हम अपनी दिनचर्या को और ज़्यादा मॉडिफाई और ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम एटम के बारे में पढ़ें। हमने देखा कि एटम क्या है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, और इतना है कि वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस जो है एटम का नहीं हो सकता है। वो क्या है? उसको फॉर्म करना पड़ेगा, चाहे वो मॉलिक्यूल फॉर्म में बने या चाहे आयनिक फॉर्म में बने। 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलके आयंस बनाएंगे। यही आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी एटम को खुला छोड़ दें तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम बात कर रहे थे एटम की, तो एटम की बात कर रहे थे कि वो खुले में नहीं रह सकता है। अब अगर खुले में नहीं रह सकता है तो क्या है? वो एक नन्हा सा बच्चा है। अब जब नन्हा सा बच्चा है, आप देखते होंगे उसको खुले में नहीं छोड़ते हैं, उसके हमेशा आसपास लोग घूमते रहते हैं, और एक समय आता है जब उसका नामकरण किया जाता है। तो केमिस्ट्री की दुनिया में अगर नामकरण की बात करते हैं तो एक संस्था है जिसका नाम है IUPAC। इसका फुल फॉर्म हम देखें तो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका काम क्या होता है कि जो भी केमिस्ट्री की दुनिया में नेम, सिंबल, यूनिट्स जो भी हैं, उसको अप्रूवल का काम जो है वो IUPAC का होता है। वापस अगर हम एटम में आते हैं तो हम देखेंगे 1900 का वो दौर था जब एटम की चर्चा हो रही थी साइंटिफिक वर्ल्ड में। जब एटम की चर्चा हो रही थी तो लोग अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने को काफ़ी उत्सुक थे कि उसके जो एटम है सिर्फ एटम तक लिमिट है या उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। अगर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो उनके एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे कि उसके अंदर क्या बना है। पहले तो महर्षि कनाद के समय में था कि ऐसा चीज़ जिसका और टुकड़ा नहीं हो सकता वो परमाणु है। तो एक समय पे माना गया कि एटम जो है अल्टीमेट पार्टिकल है। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता लगा कि सिर्फ एटम तक ही चीज़ें सीमित नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए काफ़ी मॉडल्स लाए गए, वेरियस मॉडल्स लाए गए, और कई साइंटिस्ट साथ में आए। ठीक है, कई साइंटिस्ट साथ में आए और उन्होंने एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको ढूंढने की चेष्टा की, उनको ढूंढने का प्रयास किया। तो इसमें जो पहला नाम आता है हम देखते हैं कि गोल्डस्टीन का आता है। गोल्डस्टीन, पहला नाम जो आता है वो गोल्डस्टीन का आता है। गोल्डस्टीन को अगर हम देखें तो 1886 में इन्होंने केनाल रेज को खोजा था। गोल्डस्टीन का नाम 1886 में आता है केनाल रेज को ढूंढने में। केनाल रेज क्या है? गैस डिस्चार्ज में न्यू रेज को आइडेंटिफाई किया गया। एक गैस डिस्चार्ज में नई रेज को आइडेंटिफाई किया गया। किसने आइडेंटिफाई किया? गोल्डस्टीन ने आइडेंटिफाई किया। तो केनाल रेज से हम गोल्डस्टीन को रिलेट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जे थॉमसन आते हैं। जे थॉमसन आते हैं तो वो अपना एक मॉडल लेके आते हैं, जिसको, उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रिसमस पुडिंग मॉडल। अगर हम जे थॉमसन की बात करें, पहले जे थॉमसन जो थे वो एक बहुत बड़े केमिस्ट थे। इतने बड़े केमिस्ट थे कि 1906 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1906 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसके लिए?
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉम्सन को 1906 में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफिकेशन में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी और इनकी लेबोरेटरी का जो नाम था वो था कैवेंडिश लेबोरेटरी। इनकी लेबोरेटरी का नाम था कैवेंडिश लेबोरेटरी। इनका जो प्रोपोज्ड मॉडल था उस मॉडल को हम कहते हैं क्रिसमस पुडिंग मॉडल। इसको क्रिसमस पुडिंग मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक केक का टुकड़ा, जी देखिए ऐसे केक का टुकड़ा है, इसके बीच बीच में छोटे छोटे पुडिंग्स रहेंगे। तो ये बड़ा वाला जो टुकड़ा है ये हो गया पॉजिटिव पार्टिकल। ये छोटे छोटे जो बीच में टुकड़े हैं या छोटा छोटा जो ड्राई फ्रूट्स वाला जो एरिया होता है वो हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज एलिमेंट। ऐसा जे थॉम्सन ने प्रपोज किया था। अब चूंकि डाल्टन क्या कहते हैं, डाल्टन कहते हैं कि एटम जो था वो इनडिस्ट्रक्टिबल था, इनविजिबल था, लेकिन उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैनाल रेस की बात हुई, जे थॉम्सन ने भी एक मॉडल प्रपोज करके कहा कि इसके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो ये ज़रूरी हो गया था सबके लिए समझना कि सिर्फ जो एटम है उनको खोजना इंपॉर्टेंट नहीं है, एटम के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल को खोजना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो उस अरेंजमेंट की दिशा में जे थॉम्सन ने जो ये क्रिसमस पुडिंग मॉडल दिया उसमें उन्होंने यही कहा कि चारों तरफ पॉजिटिव है और बीच में जो छोटे छोटे कण हैं वो नेगेटिव कण हैं, वो नेगेटिव पार्टिकल हैं। लेकिन वो जो छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल हैं वो इतने हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और ये छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल्स हैं उनको मिला के जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और इस तरह से ये पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल इन मैग्नीट्यूड हो जाता है, इस पर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं रहता है। लेकिन अब थॉम्सन ने कह दिया तो ऐसा तो है नहीं कि वो थ्योरी बन जाएगा। क्या हुआ, जब दूसरे मॉडल्स आए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई कि इस मॉडल से उनकी थ्योरीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, या फिर इनकी थ्योरी को वो मॉडल्स जो हैं प्रूव नहीं कर सके, वाइस वर्सा काम नहीं हो रहा था। तो थॉम्सन का मॉडल का एक लिमिटेशन आ गया, ये एक तरह से सीमित हो गया, ये अपने आप को और ज़्यादा प्रूव नहीं कर पाया। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम हम जानते हैं क्योंकि इनको बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इनको बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अगर हम देखें तो इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ इनको कब मिला है? इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1908 में। 1908 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज़ मिलता है। और हम इनको किसके लिए पढ़ेंगे? हम इनको पढ़ेंगे कि ये न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ों को ढूंढते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ढूंढने का काम करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एज नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताने का काम करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है एटम के अंदर, उसको बताने का ये काम करते हैं। जब थॉम्सन का प्लम पुडिंग मॉडल आया, क्रिसमस पुडिंग मॉडल आया, तो रदरफोर्ड उसको समझ नहीं पा रहे थे। वो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की फिराक में थे, और ज़्यादा कुछ इस तरह से करने की फिराक में थे कि वो जानना चाहते थे कि एटम के अंदर किस चीज़ से कैसा अरेंजमेंट बना हुआ है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसको किया था रदरफोर्ड साहब ने। इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे एक गोल्ड का टुकड़ा लिया, एक सोने का टुकड़ा लिया, काफ़ी पतली पट्टीली सोने की, उस पर अल्फा रे को इंसिडेंट किया। अल्फा रे जो था वो काफ़ी हैवी था, पॉजिटिवली चार्ज था। तो उन्होंने देखा जैसे ही पास करते हैं तो जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल जो है वो किसी एटम के सेंटर में आता है तो हैवीली डिविएट हो जाता है। अगर ऊपर या नीचे जाता है तो वो आराम से पास हो जाता है, लेकिन अगर कोई सेंटर में जाता है तो हैवीली डिफ्लेक्शन होता है, किसी किसी का तो 180 डिग्री रिटर्न भी हो जाता है। तो उनके इस एक्सपेरिमेंट के पीछे सोच यही थी कि पॉजिटिव चार्ज को अगर हम किसी पे इंसिडेंट करेंगे तो अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या करेगा? पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। वही अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्ट करता है। इन कहने का मतलब कि अगर पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे हम पॉजिटिव रे जो है अगर हम इंसिडेंट करते हैं, अगर अंदर भी पॉजिटिव रे है तो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये बाहर छिटक जाएगा। लेकिन अंदर नेगेटिव है, अगर इधर पॉजिटिव है तो आराम से पास हो जाएगा, ये अपने अंदर लाइट को ले लेगा। तो यही जो कंसेप्ट था उनकी एक्सपेरिमेंट के पीछे, यही कंसेप्ट अल्टीमेटली जो है उनका कंक्लूजन का भी पार्ट बना। और वो कंक्लूड करते हैं, वो बोलते हैं कि जो हमारा रेडियस है न्यूक्लियस का, उनका पहला पोस्टुलेट था कि जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो काफ़ी छोटा है। किसके? एटम के रेडियस से। एटम के रेडियस से कहने का मतलब कि अगर एटम का रेडियस इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस एकदम से छोटा है। न्यूक्लियस एकदम से बीच में एक यूनिट है जो काफ़ी छोटा है, और जो एटम का रेडियस है वो काफ़ी बड़ा है। इसके बाद उन्होंने दूसरा पोस्टुलेट जो कहा, उन्होंने कहा कि जो सेंटर पे जो पार्टिकल है, सेंटर पे जो सब्सटेंस है,
जिसका रेडियस बहुत ही कम है, वो कौन सा चार्ज है? वो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है। और उस पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस को, उस पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट को जो एटम के अंदर उनको मिला, उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का उन्होंने नाम दिया। ये सब जो हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है? वो हो रहा है रदरफोर्ड के अंदर। रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जो उन्होंने अल्फा रे इंसिडेंट की, कुछ रेज वापस आ गए, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ रेज पास हो गए। उसके बेसिस पर उन्होंने जो पोस्टुलेट्स बनाई, उनका जो पोस्टुलेट था उसमें ये कहा कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द एटम। दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने ये कहा कि बीच में जो सब्सटेंस है, बीच में जो पार्टिकल है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसका उन्होंने नाम दिया एज अ न्यूक्लियॉन्स। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि एटम का जो पूरा मास है वो यहीं लाई करता है। ऑल मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियॉन इटसेल्फ। जब उन्होंने ये बता दिया कि बीच वाला चीज पॉजिटिवली चार्ज्ड है और सारा मास इसी के अंदर है, तो उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं? मूव अराउंड न्यूक्लियस। दे मूव अराउंड न्यूक्लियस। वो कहीं पे एक जगह अस्थिर होकर नहीं बैठे हैं, वो क्या करते हैं? वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट करता रहेगा। उन्होंने साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात की, उन्होंने बीच में जो सब्सटेंस है, बीच में जो पार्टिकल्स था, बीच में जो न्यूक्लियॉन्स था, उसकी बात उन्होंने कही कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक न्यूक्लियॉन है और जो सारा मास है एटम का उसी न्यूक्लियॉन में अवस्थित है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि वो चारों तरफ जो है वो न्यूक्लियॉन के चारों तरफ घूमता है। अब लोगों को इस स्तर पे जो है समझ में आने लगा था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है अंदर, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह का है या किस तरह का हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की भी कुछ खामियां थी, इनके पोस्टुलेट्स की भी कुछ खामियां थी। जो इनके पोस्टुलेट्स में खामियां थी वो क्या थी कि अगर आप एक सर्कल लेते हैं, उसके अराउंड किसी पार्टिकल को बोलते हैं कि आप ये कंटिन्यूस घूम रहा है, तो आप मुझे बताइए, एक सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई चीज़ घूमता है तो उसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट होती है तो क्या होगा? एक्सेलरेट होने से उसमें एनर्जी डिस्चार्ज होने लगेगा, एनर्जी डिस्चार्ज होगा। अगर वो एनर्जी डिस्चार्ज होगा और रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे क्या है? वो एनर्जी को लूज करेगा। अगर वो एनर्जी को लूज करेगा तो क्या होगा? उसके पास उतनी टेंडेंसी नहीं रहेगी कि वो रिवॉल्व कर पाए, तो धीरे 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 ऐसे करके वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में डंप हो जाएगा। अगर ये चीज़ होता है और हम जानते हैं कि कितना फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता होगा अंदर, तो कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है, जो एटम की स्टेबिलिटी है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको ये तरीके से समझा नहीं पाए कि ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कैसे करेगा जब अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। तो ये सब कंसेप्ट की वजह से क्या है कि इनके पोस्टुलेट में कुछ खामी रह गई थी। फिर आए हमारे सामने नील बोर साहब। इनका नाम था नील बोर। हम इनकी फोटो नहीं दिखाएंगे, आप थोड़ा गूगल कर लीजिए। अब आ गए हमारे सामने नील बोर साहब। नील बोर को भी मिला था नोबेल प्राइज, इनको भी मिला था नोबेल प्राइज। कब मिला था नोबेल प्राइज? इनको मिला था 1922 में। 1922 में नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था? इनको मिला था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को उन्होंने काफ़ी बखूबी और काफ़ी कैलकुलेटिव मैनर में एक्सप्लेन किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में जो खामियां थी, उसको, जो ड्रॉबैक्स थे, उसको अपने कैलकुलेशन से, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कंप्लीट रदरफोर्ड मॉडल को नकारा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं रदरफोर्ड मॉडल एक स्तर तक ठीक था, लेकिन उसके बाद जो है वो है ना, वो नॉर्मल फिजिक्स है, नॉर्मल फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उस नॉर्मल फिजिक्स को एक्सप्लेन करने का जिम्मा जो है वो नील बोर ने लिया। तो नील बोर ने जिस तरह से रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए। उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा कि एक सेंटर है, सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड जो घूमते हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं। अब बताइए कि ये नेगेटिव चार्ज अगर सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो सर्कुलर मोशन में घूमते घूमते एक्सेलरेट होगा, एनर्जी डिस्चार्ज करेगा, रेडिएट करेगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगी, वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, जो एक सर्टेन ऑर्बिट है उसमें घूमते हैं, और उन्हीं ऑर्बिट को अलाउ किया जाता है जो ऑर्बिट उस एटम के लिए स्टेबल हो सके। जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं, तो उसमें एनर्जी रेडिएट जो है वो नहीं होता है, एनर्जी रेडिएट जो है वो नहीं होता है। उन्होंने इसको समझाने के लिए कुछ एनर्जी लेवल्स की बात की, जैसे उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस है, इसके तरफ एक पहला एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है। उन्होंने सारे सेल का नाम दिया। इसको उन्होंने कहा दिस इज न्यूक्लियस,
पहला जो है वो के शेल है, इसका n इज इक्वल टू 1 है, एल शेल है, इसका n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है। इस तरह से उन्होंने एक एनर्जी लेवल्स की बात की। उन्होंने ये कहा कि ये जो भी शेल है, इलेक्ट्रॉन्स बीच में जो न्यूक्लियन है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अलग अलग ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को उन्होंने शेल कहा। उस शेल की जो है उन्होंने एक पर्टिकुलर एनर्जी की बात की। उन्होंने ये भी बात की कि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स होंगे, और वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए भी एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला दिया इन्होंने 2n², जहाँ पे n की वैल्यू अगर आप डालेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उसकी बात इन्होंने कही। जैसे अगर आप के सेल को कंसिडर करते हैं तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 × 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर एल सेल की बात करते हैं तो आप इसमें देखिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस तरह से इन्होंने ये भी बताया कि डिफरेंट ऑर्बिट्स जो हैं, डिफरेंट सेल्स जो हैं, उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जब हमने इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, अब हमने प्रोटॉन की बात कर ली, इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, और हमारा ये भी तय हो गया कि हमारे जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं थी, अभी भी लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न था। कन्फ्यूज़न ये था कि अंदर जो मास है वो इतना भारी क्यों है, वो इतना वजनदार क्यों है। जो न्यूक्लियन का वजन है वो इतना कम है, जबकि एटम के कंपेरिजन में वो काफ़ी छोटा है। तो अभी तक जो है हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई थी, क्योंकि न्यूक्लियस का आविष्कार किसने किया, या न्यूक्लियस को किसने ढूंढा था, रदरफोर्ड ने ढूंढा। हम प्रोटॉन की भी बात करें तो उसमें भी रदरफोर्ड का हम नाम लेते हैं, या कभी कभी गोल्डस्टीन का भी नाम लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें हम तो उसमें जे थॉम्सन का नाम आता है। न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक चैडविक का नाम आता है। इसी के बारे में हम अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम जानना चाहते हैं कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा और कौन सा चीज़ होता है, तो 1932 में 1932 में एक जेम्स चैडविक इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नए एलिमेंट की खोज की, एक नए सब एटॉमिक एलिमेंट इज द रॉन्ग वर्ड, एक नए सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की। वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो न्यूट्रॉन था, और ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल के कुछ उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अंदर जो प्रोटॉन्स हैं और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को स्टेबल कर रहे हैं। तो तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो किसी तरह से ओवरऑल चार्ज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब अगर चार्ज की बात इन्होंने कर ली तो इन्होंने मास के बारे में भी कहा। इन्होंने ये कहा कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो जो है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है। ये न्यूट्रॉन का प्रेजेंस जो है वो इनसाइड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस में जो है अभी तक हमको पता लग गया कि कौन सी दो चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो है दो चीज़ होती है, एक तो होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के बाहर क्या चीज़ें होती हैं, और इसी को जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसी को हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। जो न्यूक्लियॉन्स के सराउंडिंग में जो घूमता है, जो ऑर्बिट में रोटेट करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा, लेकिन बीच में जो रहेगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की ऑर्बिट को जो है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्क्रीट ऑर्बिट है, उसकी बात किसने की थी, इसकी बात की थी नील बोर ने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स की बात की थी। और इस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में उन्होंने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे उनकी कैपेसिटी क्या होगी, मतलब एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर सकते हैं। तो उसकी संख्या जो उन्होंने 2n² नाम के एक फार्मूला से बताई थी। और जो ऑर्बिट था उसको उन्होंने अलग नाम दिया था, उसको नाम दिया था शेल। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि इनर मोस्ट शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो n = 1 आप 2n² में पुट कर लेंगे, तो इससे जो वैल्यू निकलेगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल होगा। अब इसकी क्या खासियत है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, उसकी क्या खासियत है, उसमें उसको क्यों पढ़ना जरूरी है, उसको क्यों समझना जरूरी है। तो आप ये समझिए कि किसी भी एलिमेंट के एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, वो स्टेबल आदमी है, उसको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, ना लूज करना है ना गेन करना है, वो अपने आप में मस्त रहेगा। अगर वो संख्या 8 से कम होती है, या फिर अगर वो संख्या बहुत दूर होती है 8 से, जैसे आइदर यहाँ पे 1 या 2 हो जाए,
या फिर यहाँ 7 या 6 हो जाए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं कि जो शेल्स थे इसमें, जैसे दूसरा शेल अगर हम मान लें, ये वाला शेल मान लें, इसमें अगर सपोज 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको 8 पूरा करना है ताकि वो स्टेबल हो सके। तो स्टेबल होने के लिए उसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। वही अगर दूसरा केस हम देखें कि यहाँ पे इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो इनको गेन कितना करना पड़ेगा, इनको 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा ताकि 8 पूरा हो। तो इनको लगेगा कि भैया गेन करने से अच्छा है कि हम क्या करें कि जो हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, हम इसी 2 इलेक्ट्रॉन को ही लूज कर दें ताकि अंदर वाला जो सेल है वो तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि नेक्स्ट सेल तभी भरता है जब अंदर वाला कंप्लीट रहता है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब टाइम के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो रहा था, ये दोनों लूज हो जाएगा। जैसे ही ये लूज हो जाएगा, जैसे ही ये खत्म होगा तो ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये ऑर्बिट खत्म होगा तो इसमें जो है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक स्टेबल फॉर्म एग्जिस्ट करने की तरफ चला जाएगा। वो अलग बात है कि लूज करने के बाद उसमें कैटायनिक या आयनिक फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगा, या फिर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है दूसरे से शेयरिंग में किस तरह से एडजस्ट होगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो सब बात की चीज़ें हैं, हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। यहाँ पर समझने वाली बात बस एक है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही केमिकल रिएक्शन की एबिलिटी को दर्शाते हैं कि जिसके पास जितनी दरकार है, जिसके पास जितनी कम दरकार है इलेक्ट्रॉन के, वो जो उतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। जिसके पास ज़्यादा दरकार है, जिसके पास और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो कम रिएक्टिव होता है। तो इसी से हम आगे की सीरीज़ भी बताते हैं। तो मतलब कि अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और वो फुलफिल्ड है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो क्या है, उसका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर उसके पास 7 या 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो गेन करना चाहेगा, और अगर उसके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में तो क्या करना चाहेगा, लूज करना चाहेगा। अब देखिए यहीं से हमारा एक क्लासिफिकेशन बन जाता है। अगर कोई एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेसिकली लूज करना चाहेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, और ऐसे एलिमेंट्स जनरली मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। 6 या 7 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, वो क्या करेंगे, जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, और उनको हम डालते हैं एक अलग कैटेगरी में जो होता है नॉन मेटल्स की कैटेगरी। ठीक है, तो जो 8 के जितना ज़्यादा करीब होगा उसकी रिएक्टिविटी जो है, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ये कंसेप्ट आप समझिए। जो जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 के जितना ज़्यादा करीब होगा, जितना ज़्यादा करीब होगा, रिएक्टिविटी उसकी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो जो टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन एंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स दैट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें भी 2 चीज़ होता है कि अगर ये ट्रांसफ़र करके स्टेबल होना चाहते हैं तो वो बनेगा फिर उससे आयनिक बॉन्ड, अगर वो शेयर करके स्टेबल होना चाहते हैं तो वो बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम थोड़ा सा आपको बता देंगे। तो यही जो टेंडेंसी है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 को फिल करने की, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना, मतलब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा लास्ट पार्ट जो है वो है कैलकुलेशन वाला पार्ट। कैलकुलेशन वाले पार्ट में हमने ये देखना है हमको कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हम समझ गए कि ये क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमता है। हम न्यूक्लियॉन्स के बारे में समझ गए कि ये बीच में होता है। तो जो मास नंबर होता है किसी भी एटम का, जो मास नंबर होता है वो इसके न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करता है। यानी कि मास नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। राइट, तो किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वही अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या जो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यही दो फंडा है जिससे आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि किसी भी एटम की बात करते हैं तो एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। चारों तरफ क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो जो मास नंबर होता है किसी भी एटम का, मास नंबर जो होता है वो उसके न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करता है, और न्यूक्लियॉन्स के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास नंबर, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और वो सेम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि मास नंबर जो है वो होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें कोई गलत बिल्कुल नहीं है ना। तो मास नंबर जो है चाहे हम उसको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोलें या फिर एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन बोलें, दोनों ही सेम चीज है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन का।
कार्बन का मास नंबर 12u। तो इसमें कितने प्रोटॉन? 6 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन? 6 न्यूट्रॉन। ठीक है। एल्युमिनियम की बात करते हैं, इसका मास नंबर 27u। कितने प्रोटॉन? 13 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन? 14 न्यूट्रॉन। ठीक है। अगर किसी का मास नंबर 27 है तो उसमें प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर ऐड हो जाएगा वहां पे। यही समझने वाली बात है, इसके अलावा कोई इसमें फंडा नहीं है, एक्स्ट्रा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगला टॉपिक हम लेते हैं आइसोटोप का। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप की अगर हम बात करते हैं तो आइसोटोप जो होते हैं सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीसीज। एलिमेंट जो है वो सेम है लेकिन इसकी स्पीसीज अलग अलग हैं। स्पीसीज अलग करने का मतलब, अगर आपको कोई बोले कि हमको सैमसंग का टैब दे दो, तो क्या सैमसंग का टैब सिर्फ एक टैब होता है या सिर्फ एक सैमसंग का टैब नाम से टैब आता है? इसमें बहुत सारा चीज़ होता है ना। सैमसंग के टैब में A10 भी आएगा, A7 आएगा, S6 लाइट आएगा, S7 आएगा, S8 आएगा। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो उसमें डिफरेंस क्या रहेगा? रैम का डिफरेंस रहेगा। उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? स्टोरेज का डिफरेंस रहेगा। उसमें क्या रहेगा? टच रहेगा, नॉन टच रहेगा, मतलब कुछ फीचर्स का डिफरेंस रहेगा। वही चीज़ है आइसोटोप में। आइसोटोप क्या होता है? सेम एलिमेंट है लेकिन उसकी स्पीसीज अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन अगर देखें इंडिपेंडेंट फॉर्म में H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके बहुत सारे और स्पीसीज हैं। जैसे पहला स्पीसीज जो है इसका है प्रोटियम, दूसरा स्पीसीज जो है उसका ड्यूटेरियम, तीसरा स्पीसीज जो है इसका ये है ट्रीटियम। अगर हम प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम को फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है H11। अगर हम ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं H21। अगर ट्रीटियम की बात करते हैं तो इसको लिखते हैं H31। अब ऐसे लिखने का क्या मतलब है? ऐसे अगर कोई चीज़ को लिखा जाता है तो आप समझ लीजिए ऊपर वाला जो होता है वो होता है मास नंबर, नीचे वाला जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। यहाँ आपका होता है एलिमेंट का सिंबल, ऊपर होता है मास नंबर, नीचे होता है एटॉमिक नंबर। तो ये है रिप्रेजेंटेशन का तरीका। तो हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के सिंगल एटॉमिक नंबर में 3 डिफरेंट ऐसे स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं जिनका मास नंबर 1, 2 और 3 होता है। जिसका मास नंबर 1 होता है उसको हम कहते हैं प्रोटियम, जिसका मास नंबर 2 होता है उसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम, जिसका मास नंबर 3 होता है उसको हम कहते हैं ट्रीटियम। यहाँ पे क्या है? मास नंबर जो है क्या है? मास नंबर जो है वो अलग है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो क्या है? एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो, तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। सेम एलिमेंट के ऐसे स्पीसीज जिनका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है, तो क्या होगा? उनका आइसोटोप होगा एक दूसरे का। अब आइसोटोप की अगर बात करें और एटॉमिक नंबर सेम है, इसका सिग्निफिकेंस समझिए। अगर एटॉमिक नंबर है सेम तो क्या होगा? उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, यानी कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी सिमिलर होंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होंगे तो उनका जो है वो केमिकल कैरेक्टर या केमिकल रिएक्शन जो है, जो केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं मोटा मोटी, केमिकल प्रॉपर्टी भी जो होगा वो सेम होगा। अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा तो किस तरह से रिएक्शन करेंगे, वो रिएक्शन का कैरेक्टर भी जो है वो सेम होगा। अगर रिएक्शन का कैरेक्टर भी सेम होगा तो क्या होगा? वो एक तरह से ही रिएक्शन करेंगे, उसमें डिफरेंस हो सकता है सिर्फ और सिर्फ फिजिकली हो। अब हम आते हैं अपना दूसरा कंसेप्ट, वो है आइसोबार का। आइसोबार क्या है? आइसोबार होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, अब अगर हम मास नंबर 40 की बात करते हैं, मास नंबर 40 में हमारे पास 2 एलिमेंट आते हैं। एक आता है हमारा कैल्शियम, एक आता है हमारा आर्गन। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 20 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है। दोनों को एटॉमिक नंबर देखिए अलग है लेकिन मास नंबर जो है वो सेम है, दैट इज 40। तो आइसोबार से हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम। तो ये था हमारा पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स। इससे ज़्यादा पूछता नहीं है। अब हम जल्दी चले जाते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ, आपको कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है, बताइए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें एकदम गलती नहीं करना है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा इनकरेक्ट है?
अगर आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिल्कुल सही, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ये तो पाप हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को दोनों को न्यूक्लियस में ही डाल रहे हैं, ये तो गलत हो गया ना। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अगेंस्ट चला गया ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अब आगे वाला भी चीज़ भी पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल सही, एंड हैव नेग्लिजिबल मास, बिल्कुल सही, क्योंकि रदरफोर्ड ने भी यही कहा कि जो मास है एटम का वो कंप्लीटली किसके अंदर है, वो न्यूक्लियस के अंदर है। अब तीसरा है एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम, बिल्कुल सही, और ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप्स आर यूजफुल एज न्यूक्लियर फ्यूल इन द मेडिकल फील्ड इन द कार्बन डेटिंग, बिल्कुल सही, ये फैक्ट है। और आइसोटोप जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज़ होता है, मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है, कार्बन डेटिंग में यूज़ किया जाता है इसको। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो देखिए और काफ़ी सिंपल है कि एटॉमिक न्यूक्लियस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है जिसकी बात मैंने यहाँ की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, रदरफोर्ड। एटॉमिक न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अब देखिए आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, आप ही बताइए इसका आंसर। ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए कि आइसोटोप किसमें सेम होता है और किसमें डिफरेंट होता है। तो इसका आंसर बी है, मास नंबर में वो डिफर करता है, तो आंसर इज बी। अब पांचवा क्वेश्चन है कि द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। तो मास नंबर कितनी बार मैंने बताया कि मास ऑफ द न्यूक्लियन जो होगा वही मास नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसके लिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए। उसके बाद हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डैश प्रेजेंट इन द एटम। नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट इन द एटम रहेगा, तो हो जाएगा, होगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हर जगह सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं ये लोग, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है इसकी बात कर रहे हैं। ये चीज़ आप एकदम नहीं भूलेंगे। सातवां क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम दिस। कोई भी एलिमेंट हो उससे डरना नहीं है। मैंने आपको बताया कि बीच में जो एलिमेंट होता है ऊपर उसका मास नंबर होता है और इधर इसका एटॉमिक नंबर होता है। इसमें न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि जो मास नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर इसका 242 है, एटॉमिक नंबर इसका 94 है और न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो यहाँ माइनस कर देंगे, 242 में से 94 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, दैट इज 148। ज़्यादा कुछ है नहीं सवाल में, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया है अभी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज दिस एंड दिस। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 18 है, यानी कि इतना ही प्रोटॉन हो जाएगा इसमें। उसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितना है, 20 है। मास नंबर कितना होगा, मास नंबर के लिए आप जानते हैं कि सिंपल फॉर्मूला है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन कितना है, 18 है, न्यूट्रॉन कितना है, 20 है, ये हो जाएगा कितना, 38। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, न्यूक्लियस है इसका आंसर, आंसर इज डी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इसके सराउंडिंग में जो घूमता है इलेक्ट्रॉन वो होता है नेगेटिवली चार्ज। 10वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन किसमें नहीं होगा। अगर आप हाइड्रोजन का प्रोटियम लेंगे तो उसमें जैसे मैंने बताया उसके हाइड्रोजन के कितने पार्ट, 3 पार्ट, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अगर इसकी बात करेंगे तो H11 होता है। अगर H11 होगा तो एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है। इसका मतलब कि मास नंबर बराबर एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो अगर मास नंबर और एटॉमिक नंबर बराबर है मतलब इसको तो 0 होना ही पड़ेगा, इसलिए मास नंबर इज एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कंटेंस। हीलियम के बारे में उन्होंने पूछा। अब हीलियम के बारे में उन्होंने पूछा तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगर आप हीलियम के बारे में जानते हैं तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो इसमें क्या होगा, क्या पूछा है कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। जो मास नंबर है उसी को तो पूछ रहा है ना कि 4 होगा, और अगर एटॉमिक नंबर 2 है यानी कि प्रोटॉन 2 होगा तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, सी इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज। किसमें चार्ज नहीं है, आपको पता है। अगर ऑप्शन भी एलिमिनेट करें तो प्रोटॉन तो होगा नहीं, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। पार्टिकल और न्यूट्रॉन, पार्टिकल क्या चीज़ है मुझे भी नहीं पता, तो आप न्यूट्रॉन कर दीजिए, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन देखिए, द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स आर बेस्ड ऑन द मेथड्स विच आर प्रोपोज्ड बाय। ये एक नया क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है एक ब्राजीलियस से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जैसे कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो आप सी लिख दीजिए, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है तो ओ लिख दीजिए, वहीं अगर वाटर को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें 2 एलिमेंट आएगा तो H2O लिख दीजिए। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी खोज किसने की थी, ब्राजीलियस ने खोज की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक नया इसमें आपको फैक्ट मिल गया।
हु वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स? ये हमारे भारत के फिलोसोफर थे और हमारा पहला टॉपिक जो था यही था, महर्षि कणाद। अब हम आते हैं कि स्ट्रक्चरल एबिलिटी ऑफ ए मैटर इज एक्सप्लेन्ड फर्स्ट टाइम किसके द्वारा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को बताया गया? हमने देखी बात की थी स्टेबिलिटी की किसके एक्सपेरिमेंट के बाद बात की थी? रदरफोर्ड के बाद बात की थी। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि बीच में होता है पॉजिटिव, चारों तरफ होता है न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, तो वो घूमता 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 क्या है, अंदर जाके गिरने की कोशिश करता है। तो क्या उससे एटॉम का जो स्टेबिलिटी है वो पर होता है। तो इसको बचाने के लिए डिस्क्रीट ऑर्बिट की बात की थी, तो इसका आंसर जो होगा वो नील बोर हो जाएगा। लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ही होगा। यस, हु इज रिगार्डेड एज द केमिस्ट्री? आपको मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर है, मॉडर्न केमिस्ट्री के लेवोजियर। लेवोजियर इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। वहीं आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसके फादर कौन है? रदरफोर्ड है। तो इस तरह से हमने केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ये पीडीएफ जो है आपको हमारे पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। इसी टाइम पे हम कल भी वीडियो लाएंगे और हमारे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।